सौर सेल जो है उपकरण, यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर क्या है? प्रकाश को विद्युत में। डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनमो यांत्रिक को विद्युत में। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में, यानी जस्ट अपोजिट। विद्युत मोटर जस्ट अपोजिट है डायनमो का। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदल देता है। और डायनमो क्या है? यांत्रिक को विद्युत में बदलता है। माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि में। लाउड स्पीकर विद्युत को ध्वनि में। सितार यांत्रिक को ध्वनि में। सौर ऊर्जा क्या है? तो सूर्य के केंद्र का तापमान और दाब लगभग 1.5 × 10⁻7 केल्विन या 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। सूर्य से प्रति सेकंड 3.86 × 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है प्रति सेकंड। कितना? 3.86 × 10⁻26 जूल ऊर्जा निकलती है प्रति सेकंड सूर्य से। 4 मौलिक बलों में गुरुत्वाकर्षण एक कमजोर अथवा क्षीण बल है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम आया था। जी को सार्वत्रिक गुणात्मक नियतांक 6.67 × 10⁻⁻11। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर अथवा न्यूटन किलोग्राम, दोनों होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उसके बाद अतः भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में गिराई जाएं तो एक समान बल होगी। गुरुत्वीय त्वरण जी के मान में परिवर्तन, जैसे 45 अक्षांश तथा समुद्री तल पर जी का प्रामाणिक मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। 45 अक्षांश तथा समुद्र तल पर जी का प्रामाणिक मान 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी पर जी का मान न्यूनतम पृथ्वी के तल पर न्यूनतम और भूमध्य रेखा पर न्यूनतम, और जबकि ध्रुवों पर जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी का भूमध्य रेखी व्यास ध्रुवीय व्यास से अधिक होता है, यानी भूमध्य रेखी व्यास अधिक है किससे? ध्रुवीय व्यास से। इसलिए जी का मान न्यूनतम भूमध्य रेखा पर तथा महत्तम ध्रुवों पर होता है। इस प्रकार यदि पृथ्वी अपनी कक्ष के परितः वर्तमान गति से 17 गुना अधिक गति से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का मान 0 हो जाएगा। 17 गुना अगर अधिक तेजी चलने लगे पृथ्वी तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का मान 0 हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता है, यानी अगर पृथ्वी का घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ता है, और अगर घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान घटता है। यानी अगर घूर्णन जो है पृथ्वी का यह घटेगा तो जी बढ़ेगा, और घूर्णन अगर बढ़ेगा तो जी घटेगा। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान घटता है। यानी पृथ्वी तल से चाहे ऊपर जाइए चाहे नीचे जाइए जी का मान घटता ही है। जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर जाती है तो लिफ्ट में स्थित व्यक्ति का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है। जब लिफ्ट त्वरण ए से नीचे आती है
तो इस दिशा में व्यक्ति का आभासी भार घटता हुआ प्रतीत होता है। इस दिशा में व्यक्ति का आभासी W बराबर mg/m। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दिशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो इस दिशा में व्यक्ति को अपने भार में कोई परिवर्तन नहीं प्रतीत होता है। यदि नीचे आते वक्त लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो वह मुक्त वस्तु की भांति नीचे गिरेगी, अर्थात व्यक्ति को अपना भार शून्य प्रतीत होता। उपग्रह का कक्षीय वेग उसकी पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है, यानी ऊंचाई पर निर्भर करेगा कक्षीय वेग। उपग्रह पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसका वेग कम होगा। उपग्रह जो है पृथ्वी तल से जितना अधिक दूर होगा उतना ही उसका वेग कम होगा। उपग्रह का कक्षीय वेग उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, द्रव्यमान पर तो निर्भर नहीं करता है, जबकि उपग्रह का कक्षीय वेग पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है लेकिन द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक त्रिज्या की कक्षा में भिन्न भिन्न द्रव्यमान के उपग्रहों का वेग समान होगा, यानी पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाला उपग्रह का कक्षीय वेग लगभग 9 मीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है। उपग्रह का परिक्रमण काल भी केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करता है और उपग्रह जितना अधिक दूर होगा उतनी ही अधिक उसका परिक्रमण काल होगा। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। उपग्रह का परिक्रमण काल उसके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना है। और परिक्रमण काल 84 मिनट का होता है उपग्रह का। कितना? 84 मिनट का होता है। तुल्यकारी उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, यह 24 घंटा में अपना एक चक्कर लगाता है। सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटा में लगाता है। परिक्रमण काल पृथ्वी की अक्षीय गति के परिक्रमण काल के बराबर होता है। यह 24 घंटा लगाता है। यह उपग्रह पृथ्वी की अक्ष के लंबवत, कैसा लंबवत, विषुवत रेखी तल में परिक्रमण करता है। पहली बात तो लंबवत करता है सिंक्रोनस और विषुवत रेखी तल में करता है, और यह पश्चिम से पूर्व की ओर चलता है। 24 घंटे तुल्य होता है। 36,000 किमी ऊंचाई पर यह रहता है सिंक्रोनस या जियो स्टेशनरी। तुल्यकारी उपग्रह के उपयोग, इसका उपयोग होता है जो सिंक्रोनस उपग्रह होते हैं। दूरदर्शन संकेतों को परावर्तित करने के लिए इसका उपयोग होता है। टीवी सेट्स पर दिखाया जाता है। रेडियो प्रसारण में मौसमी संबंधी भविष्यवाणी के लिए तुल्यकारी उपग्रह या भू अस्थायी उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। पलायन वेग क्या होता है? तो यू वी बराबर √2GRE होता है। कक्षीय वेग का √2 गुना होता है। यदि किसी उपग्रह की चाल को √2 गुना यानी 41% बढ़ा दिया जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। यानी √2 कर दिया जाए या 41% अधिक कर दिया जाए वेग तो वो पलायन कर जाएगा। चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी का मान का 1/6 होता है। कितना? 1/6 होता है। उपग्रहों की गति से संबंधित केपलर का नियम है। प्रत्येक ग्रह उपग्रह के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार इलिप्टिकल कक्षा में परिक्रमा करता है तथा सूर्य ग्रह की कक्षा के एक फोकस बिंदु पर स्थित होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय वेग एरियल वेलोसिटी नियत रहता है। इसका प्रभाव यह होता है कि जब ग्रह सूर्य के निकट होता है तो उसका वेग बढ़ जाता है और जब वह दूर होता है तो उसका वेग घट जाता है।
सूर्य के निकट ग्रह बुध का परिक्रमण का 88 दिन का होता है, जबकि दूरस्थ ग्रह वरुण का 165 वर्ष होता है। पदार्थ की कुछ अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। फिर एक होता है हिग्स बोसान आइंस्टीन संघनन, आइंस्टीन कंडेंसन कहते हैं इसे। यही 4 अवस्थाएं होती हैं और इसे पांचवी बोस आइंस्टीन हिग्स को पांचवी अवस्था कहते हैं। द्रव की इसे पांचवी अवस्था कहते हैं। ठोस में प्रत्यास्थता होती है, द्रव में दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिका श्यानता होती है। इस्पात रबर से अधिक प्रत्यास्थ क्यों होते हैं? प्रत्यास्थता आरंभ पूछा था। प्रत्यास्थता को परिवर्तन का विरोध के रूप में किया जाता है। उसके बाद विकृति तथा प्रतिबल, स्ट्रेन एंड स्ट्रेस। किसी वस्तु पर विरूपक बल लगने पर उसकी मूल इकाई में वृद्धि एवं मूल लंबाई के अनुपात को विकृति कहते हैं। हुक का नियम क्या है? जब प्रत्यास्थता सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अर्थात प्रत्यास्थता ई गुणांक मान भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। यदि विकृति लंबाई में हुई है तो प्रत्यास्थता गुणांक को यंग गुणांक कहते हैं। यंग गुणांक कब कहेंगे? जब विकृति लंबाई में हुई हो, तब यंग गुणांक कहेंगे। प्रत्यास्थता का गुणांक SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल में भी व्यक्त करते हैं। यदि विकृति आयतन में हो तो उसे आयतन गुणांक कहते हैं, बल्क मॉडुलस कहते हैं। ऋणात्मक चिन्ह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि दाब में वृद्धि करने पर आयतन में कमी होती है। क्या? दाब में अगर वृद्धि करोगे तो आयतन में कमी होगी। आयतन का गुणांक SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। आयतन का गुणांक SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है। पासो अनुपात क्या होता है? पासो अनुपात, पॉइजन्स रेशियो। पार्श्विक विकृति यानी लेटरल स्ट्रेन तथा अनुदैर्ध्य विकृति यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुपात को पास्को अनुपात कहा जाता है। इसे प्रतीक A लैम्डा से निरूपित करते हैं। क्या है पास्को अनुपात? तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के अनुपात को पार्श्विक विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति, ये दोनों को ही क्या कहते हैं? पासो अनुपात कहते हैं। दाब क्या हो? प्रेशर। तो अर्थात यह क्या होता है? क्षेत्रफल जितना बड़ा होगा दाब उतना ही कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब भी उतना अधिक होगा। दाब का SI मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल कहते हैं। दाब एक अदिश राशि है। द्रव में दाब, द्रव पदार्थों का दाब उनके भार के कारण होता है। द्रव के अणु विभिन्न दिशाओं में अनियमित गति करते रहते हैं। द्रव में कुल दाब होता है वायुमंडलीय दाब। स्थिर द्रव के भीतर किसी वस्तु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। स्थिर द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब प्रत्येक दिशा में बराबर होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के समानुपाती होता है। अर्थात पात्र में द्रव का दाब सिर्फ उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है। यह नली के आकार या चौड़ाई पर निर्भर नहीं करता। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किसी बिंदु पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पे? घनत्व पर। द्रव का घनत्व जितना ही अधिक होगा
उसका दाब किसी गहराई पर उतना ही अधिक होगा। पास्कल के नियम का पहला कथन क्या है? यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब समान होता है। पास्कल के नियम का दूसरा कथन क्या है? तो वो है किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान परिमाण में संचारित कर दिया जाता है। पास्कल के नियम के आधार पर कई स्वचालित द्रव चालित हाइड्रोलिक मशीन बनाए गए हैं, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक ये पास्कल के नियम पर है। हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पे है। हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के नियम पे है। गलनांक एवं क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी आदि। यानी गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन अगर बढ़ेगा तो दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है, जैसे मोम, घी, दही। मोम, घी। इसके विपरीत गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, बिस्मथ, ढलवा लोहा आदि। क्या है? गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, गर्म किए अगर उसका आयतन बढ़ गया, तो जैसे मोम को गर्म करते हैं, घी को, तो फैल जाता है, तो बढ़ जाता है। और अगर इस पर मोम और घी पर दबाव लगाया जाए तो ये गल जाएगा। ये हो गया। और इसके विपरीत क्या है? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जैसे गर्म करने पर उनका आयतन घटता है, जैसे बर्फ। बर्फ को गर्म करोगे आयतन घटेगा। बिस्मथ को गर्म करोगे आयतन उसका घटेगा। ढलवा लोहा को गर्म करोगे तो आयतन उसका घटेगा। और इन सब पे बर्फ पर दबाव डालोगे तो उसका गलनांक कम होगा। और बर्फ पर अगर बिस्मथ पर दबाव डालोगे तो गलनांक कम होगा। ढलवा लोहा पर भी ऐसे प्रभाव होता है। क्वथनांक पर दाब का प्रभाव। सभी द्रवों का क्वथनांक उनकी खुली सतह पर दाब बढ़ाने से बढ़ जाता है। फिर है प्लवन का नियम। प्लवन मतलब फ्लोटेशन कहते हैं इसे। उत्प्लावन बल, इस बल को उत्प्लावन बल भी कहते हैं। बॉयंट फोर्स या उक्षेप बल, अपथ्रस्ट कहते हैं। उच्छेप्त वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है। उच्छेप जो है वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के गुरुत्व केंद्र पर कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन केंद्र, सेंटर ऑफ बॉयंसी कहते हैं। बल के उच्छेप का अध्ययन सर्वप्रथम आर्किमिडीज ने किया और इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर और 9/10 भाग पानी के नीचे रहता है। अतः बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। कितना? 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। शुद्ध जल का घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब या 1000 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी सिद्धांत द्वारा पानी मिले हुए अशुद्ध दूध में दुग्धमापी लैक्टोमीटर को डुबाकर दूध में मिश्रित जल की प्रतिशत मात्रा ज्ञात की जाती है। हाइड्रोमीटर क्या है? तो हाइड्रोमीटर है, इसके तरल पदार्थों का आपेक्षित घनत्व मापा जाता है। क्या? इसमें हाइड्रोमीटर में घनत्व मापा जाता है। यह प्लवन के सिद्धांत पर आधारित होता है हाइड्रोमीटर, जबकि लैक्टोमीटर किस पे है?
ये आर्मडीज वाले सिद्धांत पे। हाइड्रोमीटर प्लवन के सिद्धांत पे। आर्मडीज के सिद्धांत व प्लवन के नियम के दैनिक जीवन में अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे लोहे का जहाज पानी पर तैरता है परंतु लोहे की कील डूब जाती है, ये सब उसी के है। आर्मडीज का पनडुब्बी भी इसी सिद्धांत पर कार्य करता है, आर्मडीज की और प्लवन की। आर्मडीज का सिद्धांत गैसों के लिए भी सत्य होता है। आर्मडीज का सिद्धांत गैसों के लिए भी सत्य होता है। फिर मित केंद्र या मेटा सेंटर क्या होता है? यह होता है तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। क्या? तैरती हुई वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव के गुरुत्व केंद्र को उत्प्लावन केंद्र कहते हैं। पृष्ठ तनाव क्या होता है? सरफेस टेंशन। प्रत्येक पदार्थ अणुओं से मिलकर बना होता है। इसके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठोसों में ससंजक बल का मान बहुत अधिक होता है। ठोस में ससंजक बल मान यानी कोहेसिव फोर्स बहुत अधिक होता है, जिससे उनके अणु दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं। द्रव में ससंजक बल का मान बहुत कम होता है, फलस्वरूप द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। गैसों में ससंजक बल का मान नगण्य होता है, जिसके कारण उसमें डिफ्यूजन विसरण होता है। गैसों में दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक या एडिसिव फोर्स कहते हैं। जब भिन्न भिन्न दो चीज हो तो एडिसिव फोर्स, और जो समान समान हो तो कोहेसिव फोर्स। जब किसी द्रव ठोस युग्म के लिए आसंजक बल का मान द्रव के अणुओं के ससंजक बल के मान से कम होता है तो वह द्रव उस ठोस को गीला नहीं कर पाता। जैसे पारा कांच पर नहीं चिपकता है, क्योंकि पारा और कांच के अणुओं के मध्य लगने वाला आसंजक बल पारे के अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल से कम होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है पृष्ठ तनाव का? तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए द्रव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। यानी पृष्ठ तनाव का मात्रक दोनों होता है, न्यूटन प्रति मीटर भी हो सकता है और जूल प्रति मीटर स्क्वायर भी पृष्ठ तनाव का मात्रक हो सकता है। चूंकि द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की बूंदें, पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और क्रांतिक ताप क्रिटिकल ट्रिप पर यह शून्य हो जाता है। जैसे पृष्ठ तनाव कुछ उदाहरण है। पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी पर तैराई जा सकती है। साबुन, डिटर्जेंट आदि जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं, अतः वे मैल को गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं कि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। स्थिर जल की सतह पर मच्छरों के लार्वा तैरते हैं, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाते हैं, जिससे लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः यह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छी तरह से फैल जाता है। पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, पृष्ठ तनाव का है। यानी पतली सुई पृष्ठ तनाव है, साबुन, डिटर्जेंट पृष्ठ तनाव, मैल में गहराई तक चले जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। साबुन के घोल के बुलबुले बड़े होते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। मच्छरों के लार्वा नहीं तैर पाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है पृष्ठ तनाव के कारण। शेविंग ब्रश
आपस में चिपक जाते हैं पृष्ठ तनाव के कारण। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल डाल दिया जाता है, पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। केशिकत्व तो क्या है? कैपिलरिटी। केश नली यानी कैपिलरी ट्यूब में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकत्व कहते हैं। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगोता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाता है और जो द्रव कांच को नहीं भिगोता वह नीचे उतर जाता है। केश नली का उदाहरण क्या है? तो ब्लॉटिंग पेपर स्याही को शीघ्र सोख लेती है केश नली केशिकत्व के कारण। लालटेन या लैंप में बत्ती केशिकत्व के कारण ऊपर चलती हैं, तेल ऊपर जाता है। पेड़ पौधे की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के कारण ही पहुँचते हैं। कृत्रिम उपग्रह के अंदर भारहीनता की अवस्था केशिकत्व का उदाहरण है। वर्षा के बाद किसान अपने खेतों की जुताई कर देते हैं, केशिकत्व। और मिट्टी की कोशिकाएं नली टूट नहीं जाती हैं, केशिकत्व का उदाहरण है। श्यानता का दूसरा मतलब होता है गाढ़ापन, इसको कहा विस्कोसिटी कहते हैं। श्यानता का गुणांक किसी तरल की श्यानता को श्यानता गुणांक द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव को की दो परतों के बीच लगने वाला बल श्यान बल होता है। श्यानता गुणांक का SI मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली कहलाता है। श्यानता गुणांक का SI मात्रक डेका पॉइज या पॉइजली कहलाता है। इसे पास्कल सेकंड भी कहते हैं। इसे प्रायः ईटा द्वारा व्यक्त किया जाता है। ईटा द्वारा व्यक्त किया जाता है किसको? श्यानता को। सीमांत वेग टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है? तो जब कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है तो प्रारंभ में उसका वेग बढ़ता है, किंतु कुछ समय बाद वह नियत वेग से गिरने लगता है। इस नियत वेग को ही वस्तु का सीमांत वेग कहते हैं। फिर एक होता है धारा रेखी प्रवाह, स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है। फिर होता है अविरलता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है। बर्नौली का प्रमेय क्या होता है? तो जब कोई असंपीड्य और अश्यान द्रव अर्थात आदर्श द्रव किसी नली में धारा रेखी प्रवाह में बहता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर इसके एकांक आयतन या एकांक द्रव्यमान की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यही है बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग, जैसे वेंटूरीमीटर जो होता है, यह बर्नौली के प्रमेय पर आधारित होता है, वेंटूरोमीटर। तेज आंधी आने पर टीन की छत उड़ जाती है क्योंकि छत के ऊपर की वायु आंधी के कारण तीव्र गति से बहती है, जिसके कारण छत के ऊपर का दाब कम हो जाता है, जबकि छत के नीचे कमरे का अंदर वायु दाब में कोई परिवर्तन नहीं होता है। फलतः टीन की छतें उड़ जाती हैं। और जब कोई गाड़ी प्लेटफार्म पर तेजी से आती है तो वहाँ पर वायु का दाब कम हो जाता है, अतः प्लेटफार्म पर उपस्थित प्रत्येक वस्तु पर दाबांतर के कारण गाड़ी की ओर एक धक्का लगता है, जिससे सारा कूड़ा कचरा पत्ते आदि गाड़ी की ओर तेजी से भागने लगते हैं। स्टोक्स का नियम क्या है? द्रव की श्यानता मापने में स्टोक्स के नियम का उपयोग किया जाता है। द्रव की श्यानता को मापने के लिए स्टोक्स का नियम प्रयोग किया जाता है।